ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया था। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, 5 नंबर शीट तक कर लिया, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। ये भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 14, कितने लोगों को 14th में डाउट है? 14th हो गया था, वर्क डन एफ डॉट एस, और एस वेक्टर कैसे निकलता था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर एस वेक्टर, और फिर वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये हो गया था, आंसर आ गया इसका 81। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्या करना है इसमें? समझ में आ गया क्या करना है इसमें? वो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या निकालना है? ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल थीटा है, मुझे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। और वो जो यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ। तो कैसे, मतलब क्या कैसे आपने डिसाइड किया कि आंसर ये होगा, डी होगा? कैसे डिसाइड किया? हाँ प्लीज बताओ, बोलो बोलो। देखो वो ये कह रही है कि शायद उसने ऐसा कह रही है कि ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, और ए क्रॉस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे, डी नहीं आएगा सॉरी, आंसर सी आएगा। अगर मैं ए क्रॉस बी सॉल्व करूं तो ए बी साइन थीटा कुछ एन कैप आएगा, तो ए बी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही तरीका ऑप्शन देख के। पर मैंने इसको ऐसे किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और हमें ये पता है कि अगर ये आई कैप है, अगर ये जे कैप है, तो फिर ये कौन सा कैप है? ये के कैप है। आई कैप, जे कैप और के कैप है, ऐसे ही है। और सबको पता है कि ये जो वेक्टर है वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब वो क्या निकाल रहा है? वो एन कैप की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि एन कैप सबको मालूम है ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90। तो एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा इज द आंसर। तो एन कैप के बारे में पूछ रहा है। जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है और जिसकी जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितनों का 16th क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ। 16th क्वेश्चन की जो थ्योरी है जो मैं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन कैसे करना है, बस आप ये लगा लो कि सर्कुलर मोशन करके एक चैप्टर आएगा, वो यहीं से स्टार्ट है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास कोई भी एक बॉडी किस में मूव कर रही है? इन अ सर्कल। तो क्वेश्चन है कोई बॉडी किस में मूव कर रही है? इन अ सर्कल। ये लो, ये रही आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डायग्राम है। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी, अगर बॉडी मान लो इस पॉइंट पे कोई कहता है कि मुझे वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ या वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ करूं, क्योंकि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सर्कल के साथ जाएगी। क्या ये सही है कि गलत है? ऐसा क्यों, गलत क्यों है? टेंजेंशियल है। तुमने कभी वेक्टर टेढ़ा देखा आज तक? गलत है, वेक्टर टेढ़े होते ही नहीं है, वेक्टर तो स्ट्रेट होते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल गलत है, डायग्राम से ही गलत है। तो अगला क्वेश्चन भी पूछने मत देना क्या देना डायग्राम गलत है। आगे, तो इस केस में अगर कोई ये कहता है कि यहां पे वेलोसिटी वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो क्या मैं यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, और ये मुझे क्या देगी? वेलोसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन। ऐसा क्यों, यहाँ टेंजेंट क्यों मतलब हम ड्रॉ करते हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे। कैसे, तुम्हें कैसे पता टेंजेंट है?
ये इसलिए टेंजेंशियल है सिंपल वर्ड्स में सीबीएसई वालों के हिसाब से कि अगर आप एक पत्थर को घुमा रहे हैं सर्कल में और आपका स्ट्रिंग टूट जाए, पत्थर गोल नहीं घूमेगा। पत्थर कैसे घूमेगा? टेंजेंशियली जाएगा, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा। ठीक, उसने जो बोला वो मैं समझ पाऊंगा वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो एस वेक्टर वर्क डन 0 होता है, क्योंकि हमने वर्क डन नहीं किया तो वर्क डन की बात आज हम करेंगे नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर है वी वेक्टर। ठीक है, फिर क्या हुआ? अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गई वेलोसिटी की। अगला इंस्टेंट मान लो यहाँ पर था, थोड़ा दूर दिखा देता हूँ, और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वेक्टर कहाँ बना? टेंजेंशियल, इस तरफ बन गया मान लो, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंजेंट अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज, क्योंकि वेलोसिटी इस केस में अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। अगर कोई पत्थर 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो फिर चेंज क्या हो रही है? डायरेक्शन। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, ओवरऑल उसको चेंज ही माना जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो मतलब या तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहाँ पर तो मैंने क्या बताया? वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या पहला रूल क्लियर है यहाँ तक? तो मान लो नया वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया? ये आ गया, इसका नाम है वी वेक्टर रख दूं कि नहीं? क्या ये सही है? क्योंकि मैंने क्या बोला? वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वैल्यू तो सेम ही है, तो वी रख दूं कि नहीं? बात नहीं बनी। क्यों? तो फिर मतलब वी वेक्टर रख नहीं सकता, नहीं रख सकता, क्योंकि वी वेक्टर तो इक्वल वेक्टर हो गए, और इक्वल वेक्टर तब माने जाते हैं जब वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसमें डायरेक्शन सेम नहीं है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसका नाम रखना पड़ेगा v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। लेकिन साइड पे लिखना पड़ेगा कि अगर तुम v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो और वो v आता है, तो v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली क्या आएगा? v ही आएगा। तो v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v है, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v है। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि v1 वेक्टर v2 वेक्टर सेम का मतलब दोनों या हर केस में जो बॉडी मूव कर रही है उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जैसे अगर एक पत्थर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो फिर मैंने नाम क्यों चेंज किया v1 वेक्टर v2 वेक्टर? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 1 और 2 लगा दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसमें ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये थोड़ा सा दूर है, और इन्होंने सेंटर के ऊपर एंगल क्या सबटेंड किया? थीटा। लिखा हुआ क्वेश्चन में, चेक करो, सेंटर पे एंगल सबटेंडेड बाय टू वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा। चेक करो, लिखा हुआ है ना, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज थीटा, ये लिखा हुआ है। तो ये एंगल थीटा है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सर्कुलर मोशन में करेंगे भी, अगर ये थीटा है तो याद रखना ये एंगल भी थीटा है। आपको ये कैसे? वैसे तो बाय ज्योमेट्री कर सकता हूं, पर आप खुद सोचो, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है तो ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, मानते हो? तो फिर ये थीटा 0 से ये वेलोसिटी वेक्टर भी क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, तो एक ही वेलोसिटी वेक्टर आएगा। चेक कर लो, अगर थीटा 0 है तो ये पॉइंट इसके ऊपर चला जाएगा और ये वेक्टर भी इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब जितना एंगल यहाँ सबटेंड होगा उतना एंगल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में भी होगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो आप सीधा याद करो, सर्कुलर मोशन के अंदर प्रूव करेंगे इसे, ये और ये एंगल एग्जैक्टली क्या होते हैं? थीटा। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी वेक्टर 2 इंस्टेंट पर एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो इन वेलोसिटी वेक्टर के बीच में डायरेक्शन का एंगल भी एग्जैक्टली क्या रहता है? थीटा होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या आप ये समझो, देखो आप ये क्वेश्चन अभी कर नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए, और अगर आप इस लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए फिर तो यार आप कमाल हो, फिर तो सर्कुलर मोशन तो आपको अंदर से आपके डीएनए में छुपा हुआ है, फिर तो समझो आपको आ ही गया सर्कुलर मोशन, मेरे को एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आपको वो क्या कह रहे हैं? फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या है? डेल्टा वी वेक्टर। डेल्टा वी वेक्टर क्या है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो डेल्टा वी वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर क्या होती है, या डेल्टा वी वेक्टर क्या होता है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका बन गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में डेल्टा v का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 v1 इंटू v2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन v1 एंड v2, यही बनेगा डेल्टा v। या फिर मेरे को मालूम है कि इसके अंदर v1 v2 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, v स्क्वायर माइनस 2 इंटू v इंटू कॉस ऑफ थीटा। सही है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर v सेम कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, डेल्टा v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स v स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, या फिर डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, या डेल्टा v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद करो हमने लास्ट टाइम मैथ्स के कुछ फॉर्मूले लिखे थे और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट लो तो 2 इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज द आंसर। मार्क कर लो, करेक्ट ऑप्शन ये है। थोड़ा मैथ्स है, थोड़ी फिजिक्स है, थोड़ा कॉम्बिनेशन है, बड़े इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा कि जब आपका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ तो थीटा एंगल चेंज हुआ, तो उसके बाद कुछ नहीं करना, अगर वन लाइन में समझाना है शॉर्टकट, तो वेलोसिटी वेक्टर का चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, यानी कि ये निकालना है, और इसका मैग्नीट्यूड तो सबको पता ही है वही है। तो बेसिकली यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सबकी वेलोसिटी को v पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, है ना। देखो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से है, आप प्रैक्टिस से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं पता लगेगा उसमें क्या करना है। तो प्रैक्टिस से आपको पता लग रहा है कि ये चीज़ें हमने, क्योंकि बार बार देखो ये क्वेश्चन क्यों बार बार करवाए जा रहे हैं, या ये चीज़ें क्यों ज़्यादा शीट्स में प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि आपके वन टाइम जब करते हो ना चीज़ें कच्ची रह जाती हैं, तो बार बार करने से चीज़ों को आप रिटेन कर पाएंगे। तो समझ में आ रहा है, तो बार बार रिजल्टेंट का फॉर्मूला देख देख के आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट कैसे लगेगा। जब फर्स्ट टाइम किया था उतना थोड़ा क्लियर नहीं होता, पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब आज की डेट में मैं रिजल्टेंट बोलता हूँ तो आप देख लेते हो सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो सीधा आंसर अप्लाई कर देते हो। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये मुझे लगता आपका हुआ होगा, किसी का हो गया, कैसे किया आपने ये, हाँ आपने सर्च किया था, बात अलग है। देखो अपने आप नहीं हो पाएगा, मैं बता देता हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना प्लीज़। न्यूटन का लॉ फोर्स चैप्टर में आएगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चैप्टर फोर्स है वहीं से एक्चुअल में फिजिक्स की स्टार्टिंग है। देखो मैं तो ये मानता हूँ जो सबसे मज़ेदार फिजिक्स है, सच में इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मुश्किल फिजिक्स है, जो सच में आपको मज़ा आएगा फिजिक्स करके, जो लोग हमेशा कहते हैं फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एक्चुअल में फोर्स में ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि प्रोजेक्टाइल में भी आता है, प्रोजेक्टाइल भी अच्छा चैप्टर लगता है लोगों को, पर फोर्स में तो कमाल ही है। तो वहाँ पर एक लॉ आएगा, न्यूटन के लॉ से स्टार्ट होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअल में लॉ यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, लॉ तो ये स्टार्ट हुआ कि अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड। तो इस बॉडी की वेलोसिटी अपने आप तो चेंज हुई ना होगी, मान लो बढ़ गई, अपने आप तो बढ़ी नहीं होगी, किसी ने पीछे से क्या लगाई, फोर्स लगाई, धक्का मारा, तभी तो इसकी वेलोसिटी u से v हो गई। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी।
कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो न्यूटन कहते हैं कि अगर आप इसके ऊपर एवरेज फोर्स निकालना चाहते हो, एवरेज फोर्स, तो उसका फॉर्मूला न्यूटन ने बनाया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो इसमें क्या है, एम इंटू वी और एम इंटू यू डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो। ये आपके पास एवरेज फोर्स की वैल्यू आ गई। लेकिन न्यूटन ये कहता है कि हम ये एवरेज निकाल क्यों रहे हैं, कि एक्चुअल में तो मोमेंटम हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज। तो सही तरीका नहीं है फोर्स निकालने का। तो ये डेल्टा पी टोटल चेंज इन मोमेंटम है, तो न्यूटन कहता है इसका स्मॉल एलिमेंट लो और सीधा इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालो। डेल्टा पी को डेरिवेटिव ऑफ पी लिखो, याद है इंस्टेंटेनियस में जाने के लिए डेल्टा पी किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीपी, और डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाता है, dt। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये लिख लो थ्योरी में, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? आप कहोगे फिर वो F इज इक्वल टू एम में बीच में कैसे आ गया, ये आ गया ना। तो आपके 10th के टीचर क्या करते हैं, आपको कैलकुलस तो सिखा नहीं पाते या आपके सिलेबस में नहीं है, तो P को लिख लेते हैं मास इनटू वेलोसिटी। फिर वो कहते हैं देखो मास तो है कांस्टेंट, तो क्या बचा, dv बाई dt, और dv बाई dt होता क्या है, एक्सेलरेशन। तो फिर F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिना कैलकुलस के ये बनता है फॉर्मूला। तो आप 9th-10th में ये करके आए हैं। वो डिपेंड करता है, जैसे अगर हम गैसेस रॉकेट की बात करते हैं, गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं, रॉकेट का मास कम हो रहा है, तो मास भी कांस्टेंट नहीं होता, फिर U इंटू वी का फॉर्मूला लगता है। वो कंपटीशन की प्रॉब्लम है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम है। तुम टाइम वो, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो नॉर्मल हमारी गाड़ियों पे लगती नहीं है रिलेटिविटी। मैं अब अगर तेज़ भागूंगा, पहली बात तो यार मैं स्पीड ऑफ लाइट से भाग नहीं पाऊंगा। स्पीड ऑफ लाइट से दुनिया में कोई नहीं भाग पाया, बस लाइट ही है। लाइट से थोड़ी सी कम स्पीड भी अगर कोई एक्वायर कर ले, हम नहीं कर पाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल कर पाते हैं, तो उनका मास चेंज हो जाता है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। लेकिन वो अप्रोचिंग टू सी है, 3 इंटू 10 की पावर 8। हमारी गाड़ियाँ तो बहुत स्लो चलती हैं, या तो हमारे वहाँ मास चेंज नहीं होता, तो हमारे यहाँ मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये लॉ लगता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, सारी चीज़ें स्टेजेस में डिस्कस होंगी, तो ये समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। अब करो क्वेश्चन सॉल्व, अब करो क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन है, आपको P वेक्टर दिया हुआ है, ये रहा आपका P वेक्टर। मुझे बस ये बताओ, क्या P वेक्टर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या P वेक्टर चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? चेंज हो रहा है। ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि चेंज हो रहा है? और आपको दिख गया, अच्छा ये चेंज हो रहा है, क्या दिखा? हाँ, वो T दिया हुआ है। T से क्या होता है, टाइम, क्योंकि कांस्टेंट नहीं होता। टाइम तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो टाइम तो वेरिएबल है, तो इसलिए देखो वो कह रहे हैं इसमें T आ रहा है, P वेक्टर में टाइम आ रहा है, और टाइम तो रुकता नहीं है, तो ये P वेक्टर डिपेंड्स अपॉन टाइम T, क्योंकि टाइम बढ़ेगा कॉस और साइन की वैल्यूज चेंज होंगी। कॉस साइन चेंज होगा तो फिर P वेक्टर भी चेंज होगा, इट्स अ वेरिएबल। और अगर P वेक्टर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो एंगल किसके किसके बीच में निकालना है, F वेक्टर एंड P वेक्टर। P वेक्टर तो गिवन है, F वेक्टर तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या निकालना, F वेक्टर। और F वेक्टर कैसे निकलता है, P वेक्टर को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। हाँ, थीटा टाइम है ना, तो थीटा चेंज हो गया, टाइम चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, कॉस की वैल्यू चेंज हो रही है, कॉस की वैल्यू चेंज हो रही है, P चेंज हो रहा है, तो P वेक्टर डिपेंड्स अपॉन टाइम T। तो कहीं ना कहीं तो फॉर्मूले में टाइम T आ रहा है ना, तो टाइम तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो P वेक्टर क्लियर है। सबसे पहले एंगल अगर F वेक्टर और P वेक्टर में निकालना है, तो पहले F वेक्टर निकालो तो सही। F वेक्टर कैसे निकलेगा, d बाई डी टी ऑफ P वेक्टर। करो डिफरेंशिएट, करो डिफरेंशिएट और F वेक्टर निकालो पहले। तो पहले डिफरेंशिएट करो और F वेक्टर निकालो।
टू इंटू कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन क्या है माइनस साइन टी, और साइन टी क्या क्या है कॉस टी, आई कैप जे का पीछे लगा के चलो तो एफ फैक्टर आ गया। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास एफ फैक्टर आ गया, आपके पास पी वेक्टर आ गया, और मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बता रखा है एंगल कैसे निकलता है किन्हीं भी दो वेक्टर में। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या करवाया था, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एफ इंटू पी। कैसे याद है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। यहाँ पर नाम ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं है, यहाँ पर एफ वेक्टर और पी वेक्टर है, तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन एफ इंटू पी। एक काम करो, एफ वेक्टर है पुट कर दो, पी वेक्टर है यहाँ पुट करो, और निकालो कॉस थीटा में थीटा क्या आ रहा है। करो जरा डॉट प्रोडक्ट लो, पुट करो न्यूमिनेटर में। पी ये हाँ ऑब्वियसली यार ये ठीक है। तो ये देखो जब आप एफ वेक्टर और पी वेक्टर को पुट करोगे, मेरे को पुट करने की जरूरत नहीं है, ये देखो ओरल देखो, आप एफ वेक्टर पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या करोगे, आई कैप का जो कोफिशिएंट है इसको आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, -4 साइन टी कॉस टी, और आप जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 4 साइन टी कॉस टी, और डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। और अगर एफ वेक्टर और पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो थीटा क्या होगा 90, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब थीटा 90। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? करके देख लो, एफ वेक्टर पी वेक्टर यहाँ करके देखो, न्यूमिनेटर डॉट प्रोडक्ट से आंसर 0 आ रहा है, मैंने करके दिखा दिया। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो एंगल उनके बीच में 90। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो दोनों परपेंडिकुलर है। 18 कितनों का हो गया? ठीक है, फिर एक काम करो, पहले आप ना एक काम करो, उसमें कह रहा है एक पैलोग्राम है ए वेक्टर बी वेक्टर का, और D1 वेक्टर D2 वेक्टर डायगनल्स हैं। तुम एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका डायग्राम बनाओ। बनाना वेक्टर के साथ, देखो पहले समझ लो, ए वेक्टर ये रहा डायरेक्शन के साथ, बी वेक्टर ये रहा डायरेक्शन के साथ, बी वेक्टर के पैरेलल बी वेक्टर ये रहा डायरेक्शन के साथ, ए वेक्टर के पैरेलल ये रहा ए वेक्टर डायरेक्शन के साथ, D1 वेक्टर ये रहा डायरेक्शन के साथ, D2 वेक्टर ये रहा डायरेक्शन के साथ। एक क्वेश्चन माइंड में आएगा आपके, क्वेश्चन ये आएगा कि मैंने D1 वेक्टर तो ये लिया, मैंने D2 वेक्टर यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? उल्टा भी तो हो सकता था। तो जब तुम स्टैंडर्ड पैरेललोग्राम बनाते हो तो D1 वेक्टर D2 वेक्टर ऐसे ही बनते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ही बनते हैं। D1 वेक्टर यहाँ बनता है तो D2 वेक्टर यही बनता है, तो ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा। लिखो, तो बनाओ डायग्राम।
वेक्टर डायगोनल्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में ही काम करना है, वेक्टर में करना नहीं है, कहीं वेक्टर दिख नहीं रहा मुझे, मेरे को सिर्फ ट्राइंगल लॉ लगाना आता है। मेरे को एक ट्राइंगल लॉ लगाना तो इसमें आ ही रहा है, तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली मैं एक ये लेता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर इसके कॉन्टिन्यूस साइड है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है डी1 वेक्टर। तो फिर पहला रूल ये बनाओ, डी1 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सीधा लिख दो, यहाँ से स्टार्ट करना, डी1 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बात ही खत्म। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? और ये तो हमने पैरेललोग्राम में वैसे भी किया हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये डी1 वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर एक काम करो, अब दूसरा ट्राइंगल लो, दूसरा ट्राइंगल ये लो, ये ए वेक्टर है, ये इसकी कॉन्टिन्यूस साइड डी2 वेक्टर है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर है, ये डी2 वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें, ए वेक्टर के आगे क्या जा रहा है, डी2 वेक्टर, और क्लोज कौन कर रहा है, बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट कौन बना, बी वेक्टर। तो रूल क्या लगेगा, रूल बनेगा बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी2 वेक्टर, बी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस डी2 वेक्टर। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर बी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस डी2 वेक्टर, तो डी2 वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? आज के बाद ये शॉर्टकट बन गया, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट है। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में इस तरीके के दो डायगोनल हैं, तो पहले डायगोनल का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरे डायगोनल का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो सीधा याद कर सकते हो, पहला डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देता है और दूसरा डायगोनल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर देता है। सीक्वेंस चेंज मत करना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं देता, बी माइनस ए देता है। सीधा लिख दिया, पर मैंने प्रूफ बता दिया ऐसा क्यों। पर हमारे पास पेपर में तो टाइम थोड़ी ना हम ट्राइंगल बना बना के करेंगे, भूल गए बात अलग है, अदरवाइज सीधा रिजल्ट याद रखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो एक एडिशन दे रहा है और एक सब्ट्रैक्शन देता है डायगोनल। जो तो सब्ट्रैक्शन देता है उसका मैग्नीट्यूड d2 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन दे रहा है, स्क्वेयरिंग करके इक्वेशन नंबर 1। और जो एडिशन दे रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड d1 क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो समझ में आ रहा है, जो तो सब्ट्रैक्शन दे रहा है उसमें सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, जो एडिशन दे रहा है उसमें एडिशन का फॉर्मूला, स्क्वेयरिंग करो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फिर कुछ मत करो, 1 एंड 2 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बनाओ और दोनों को ऐड करो, चेक करो, आंसर आएगा। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करोगे 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बनेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा। तो इन्हें ऐड करोगे ये बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आंसर मार्क कर लो। तो समझ में आ रहा है कि क्या रूल है, पहले d1 निकालो, फिर d2 निकालो, फिर स्क्वेयरिंग कर दो, ऐड कर दो, आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? ठीक है, ठीक है। शीट नंबर 8 के बाद शीट नंबर 9, 9th के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एक फोर्स 10.5 न्यूटन की फोर्स है और ये फोर्स वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, हमारे एंगल हमेशा किसके साथ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ। इसने क्या बोला,
वर्टिकल के साथ, तो ठीक है बना लो वर्टिकल के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल मतलब ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो तुम इस फोर्स का कंपोनेंट ले लो इसके ऊपर। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, जिस के साथ एंगल 37 बना हुआ है वो कंपोनेंट हमेशा किसका होता है, कॉस का। बताया था कंपोनेंट्स में, तो आंसर क्या आएगा 10.5 कॉस 37। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 10.5 कॉस 37। अब मैथ्स में आपको एक एंगल याद करना पड़ेगा। जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो ट्रिपलेट बनेगा 5, ये 4 और ये 3। पाइथागोरस से 3 और 4 का पाइथागोरस क्या लगेगा 5। तो ये स्टैंडर्ड एंगल हमेशा क्या आएगा 37 डिग्री। बना लो ट्राइंगल। ये आपको पेपर में गिवन नहीं होगा, ये आपको याद करना है ट्राइंगल। कॉस ऑफ 37 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 4/5। साइन ऑफ 37 की वैल्यू क्या होगी 3/5। ये याद कर लो, लिख लो। तो आज के बाद ये मत पूछना पेपर में जब आएगा सर 37 डिग्री का कॉस और साइन क्या होता है। ये ट्राइंगल याद कर लो, कॉस होता है 4/5, साइन होता है 3/5। इसकी वैल्यू याद करनी है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। ये अक्सर पेपर में आ जाती है वैल्यू 37 डिग्री पे, फेमस है क्योंकि ट्रिपलेट बनता है ना 3, 4 और 5 का, इसलिए। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो ये वैल्यू है। और याद रखना एक और चीज़, वैसे कभी कभी यूज हो जाती है, ये एंगल कितना आएगा, ये 90 है 37 है, तो ये आएगा 53 डिग्री। तो कभी कभी वो cos 53 पूछ लेगा। cos 53 3/5 और sin 53 4/5, उल्टा हो जाएगा। तो ये भी साथ ही लिख लो। यहाँ पर cos ऑफ 53 डिग्री क्या होता है 3/5 और साइन ऑफ 53 डिग्री क्या होता है 4/5। क्योंकि कभी कभी एंगल 37 की जगह अगर 53 दे दिया तो ये भी आपको बताएगा नहीं वैल्यू क्या होती है, खुद निकालनी पड़ती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये बस ये ट्राइंगल याद कर लो यार, जरूरत ही नहीं है। कॉस और साइन तो तुम निकाल ही लोगे इस ट्राइंगल से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आई होप ये अब आंसर आ गया। आपको cos 37 चाहिए था, 4/5 आंसर मार्क कर लो। ठीक है, एंगल की प्रॉब्लम थी ना, एंगल की प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। पूछो क्या कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। और अगर लॉग का क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा मन करे मैं लॉग टेबल ले लूं किसी से, क्वेश्चन छोड़ देना। अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एंड में करेंगे। पहले जरा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने हटा दिया इसमें से, आपके असाइनमेंट में से 3 में ना फिर से अननेसेसरी मैथ्स
का नया फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मैथ्स का और फॉर्मूला tan बीटा बाई 2। देखो इतनी ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं आती, तो मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, पर इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे कि कल को कहीं बुक करते करते आपके रास्ते में आ जाए तो फिर मैं दिखा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अभी चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए, आएगा नहीं। फोर्थ क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? किया था ये, करना ट्राई, क्लास में किया था वैसे, करो ट्राई।
सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16, a प्लस बी इज इक्वल टू 16, सम ऑफ मैग्नीट्यूड बोला, उसने रिजल्टेंट नहीं बोला। a और b दो फोर्सेस हैं, इनका सम 16 है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट 8√3 है। रिजल्टेंट क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा 8√3 है। इसको स्क्वायरिंग कर लो, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तुम्हें गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, तो गिवन क्लियर है। एक और चीज गिवन है, क्या? रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री विद अ फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट ने एंगल बनाया। रिजल्टेंट का एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय? रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है? अल्फा, बीटा, थीटा थोड़ी ना होता है, बीटा। तो रिजल्टेंट का एंगल हमेशा क्या बनाते थे? बीटा। तो आपको बीटा गिवन है, तो tan बीटा में बीटा पुट कर दो 90। tan बीटा का फॉर्मूला याद है पैरेललोग्राम लॉ से? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। और क्योंकि बीटा 90 है तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी का मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। तो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो अपने आप ये टर्म इनफाइनाइट आ जाएगी। तो क्या इक्वेशन आ गई? a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी है तो इसको तो 0 होना पड़ेगा। तो b cos थीटा क्या होगा? माइनस है। इस b cos थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, बनाओ इक्वेशन में क्या बनेगी? इस b cos थीटा को ऊपर पुट करो, आ रहा है आंसर a और b का? तो यहां पर जब पुट किया तो चेक करो, यही आ रहा है माइनस ए। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या है? 192। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 192। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? b माइनस a इंटू बी प्लस a। और b प्लस a क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन है कितना? 16। तो यहां पर 16 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? b माइनस a। अब b प्लस a पता है, b माइनस a आपने निकाल लिया, तो यहां से b और a कैन बी कैलकुलेटेड। निकाल लो, a और b निकाल लो। b माइनस a से वैल्यू आएगी b कितना आ रहा है? ऑप्शन क्या आ रहा है ABCD में से? b माइनस a कितना आ रहा है? 12। ठीक है। b प्लस a 16 कितना गिवन है? a प्लस बी 16 गिवन है, a माइनस बी 12 गिवन है। a की वैल्यू और b की वैल्यू 2 और 14 आ रही है। सही है? सही। भी सबको क्लियर है? नेक्स्ट है, कितनों का आंसर वैसे ही सॉल्व किया गया? तो बेसिकली निकालना क्या था, कोई बताएगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो शुरू में क्या कह रहा है? a1 वेक्टर a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? a, और इनका रिजल्टेंट कितना है? √3 है। तो लो रिजल्टेंट की जगह पुट कर दिया √3a, a स्क्वायर 2aa cos थीटा। सॉल्व कर लो, पहले cos थीटा निकाल लो, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो पहली स्टेटमेंट में रिजल्टेंट इसलिए गिवन है ताकि आप क्या निकाल सको? एंगल थीटा। फिर निकालना क्या है? निकालना है a1 वेक्टर और a2 माइनस a2 वेक्टर का रिजल्टेंट।
तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा, और थीटा हम ऊपर से क्या निकाल चुके हैं 60। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर a आएगा। तो पहला रूल क्या है, पहला रिजल्टेंट इसलिए गिवन है कि मैग्नीट्यूड दोनों का a एंड a है, ताकि तब तुम क्या निकाल सको, थीटा। फिर वो कह रहे हैं रिजल्टेंट निकाल लो a1 वेक्टर का और माइनस a2 वेक्टर का, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। तो फिर तो वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, जो कि a स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा। तो थीटा को यहाँ पर 60 पुट कर लो और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है, करना क्या है, ट्रेडिशन ऑफ वेक्टर से थीटा निकलेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक, तो क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है, m निकालना है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही ये कितने लोगों का आंसर आ गया, क्या किया, P और P दो फोर्सेस हैं और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pp cos थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2p स्क्वायर cos थीटा, 2p स्क्वायर कॉमन पर ऐसा आंसर दिख नहीं रहा, आंसर तो थीटा बाई 2 में दिख रहा है। हमने लास्ट टाइम मैथ्स का फॉर्मूला किया था, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व करो आंसर, अंडर रूट ले लोगे आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक कैसे करना है इसमें? क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, कितने लोग आंसर आ गया था इसका, वैसे आ गया। इसे कुछ भी नहीं करना, a प्लस बी और a माइनस बी का रिजल्टेंट गिवन है, एंगल निकालना है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट गिवन है, कुछ भी नहीं करना है। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये रहा ना, रिजल्टेंट गिवन है किसका, a प्लस बी का और a माइनस बी का। तो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। स्क्वेयरिंग कर लेना, स्क्वेयरिंग करके a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना, सॉल्व करना, और फिर यहाँ से सॉल्व करके कॉस थीटा निकाल लेना, ये आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसके बाद। तो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग करके कॉस थीटा की वैल्यू निकालना।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें? फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ रही है ना, और मैथ सबको आता है ना, ओपन करना सबको आता है, सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा कॉस इनवर्स लगा देना, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मार्क कर लेना। सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे यहाँ तक, ठीक है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो डॉट प्रोडक्ट है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, वो कह रहा है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर, एंगल इनके बीच में क्या है 90। क्या निकालना है? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मॉड, मॉड क्या होता है पी क्यू साइन थीटा, थीटा क्या पुट करेंगे 90, आंसर क्या आएगा पी क्यू। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से एंगल आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट में उस एंगल को यहां पर पुट कर देना, आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? ठीक। सी वेक्टर ए क्रॉस बी के इक्वल है, कोई मुझे बता सकता है ए वेक्टर और सी वेक्टर में एंगल कितना है? 90 बताया था। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो सी वेक्टर इसके भी 90 डिग्री पे है और सी वेक्टर बी के साथ भी एंगल 90 पे है, तो आंसर क्या आएगा 90। नेक्स्ट, ये तो आसान है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इजी क्वेश्चन है 12th। नेक्स्ट है 13th, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी के इक्वल है तो एंगल बताओ क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है क्या? ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी के इक्वल है, ए बी कैंसिल, कॉस थीटा 1, थीटा क्या है 0। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ रहा है, फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, बताया था। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, फिर f वेक्टर डॉट s वेक्टर से वर्क डन की वैल्यू आएगी। रिपीट क्वेश्चन है, a वेक्टर b वेक्टर की वजह, इजी क्वेश्चन है ये भी। सिक्सटीन्थ 17th क्या करेंगे? ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बोलो क्या करूं पहला स्टेप? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालूं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है ना सबको, आई माइनस जे के करके। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो हर किसी स्टूडेंट को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, क्रॉस लगा के आंसर आएगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? जो आंसर आया उसका मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड क्या? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, आंसर आएगा 4√6। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? आपको ए वेक्टर पता है, आपको बी वेक्टर पता है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने को बोलेगा। अगले टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं पहले बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट का ये पक्का देता हूं मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्कूल वाले भी देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ठीक करो कम से कम। तो क्या करोगे, इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ये वैल्यू आएगी, फिर इसका क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड आएगा। कर लोगे एक टाइप का क्वेश्चन, आपकी सब्जेक्टिव शीट के अंदर ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है? जब रिवाइज करके आओगे पता लगेगा। 18th क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट है और क्या कह रहा है इसका? मैग्नीट्यूड
मॉड लगा दो, इज √3 टाइम देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो ये रहा वेक्टर प्रोडक्ट, ये रहा स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो आपको एंगल बताना है, बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। इसका क्या है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आइडिया समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? तो इस इक्वेशन को जो गिवन है उसको सही तरह समझना है पहले, फिर तो आंसर आ ही जाएगा उसके बाद। पॉइंट क्लियर है यहां तक? के कैप को जीरो कर देना, कोफिशिएंट्स को। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है ए वेक्टर बी वेक्टर, पता है एंगल निकालना है, एंगल तो निकालना आता है आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। 19th के बाद 20th पढ़ो जरा क्वेश्चन। जैसे इसमें फाइंड एंगल, एंगल कभी भी निकालना है तो यही फॉर्मूला है ना, हमने कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। साइन से एन कैप का चक्कर पड़ता है ना, एन कैप का, इससे निकालता नहीं मैं एन कैप को, फिर वो वेक्टर से दूर रहता हूँ मैं, स्केलर से, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इजी भी तो है। इस क्वेश्चन को देखना प्लीज 20th को। A vector, B vector and C vector satisfy relation A vector dot B vector is equal to 0. तो if A vector dot B vector is equal to 0 तो A vector perpendicular to B vector, और ऐसी A vector dot C vector is equal to 0 तो A vector perpendicular to C vector, डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो A vector B vector के साथ 90 एंगल बनाता है, A C के साथ एंगल बनाता है, तो B C के साथ भी 90 बनाएगा। तो A B C आर ऑल परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ए बी के साथ एंगल 90, ए सी के साथ एंगल 90, तो बी सी के साथ भी एंगल 90।
तो क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? तो इससे ये दोनों परपेंडिकुलर है, इससे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए बी के साथ 90, ए सी के साथ 90, तो बी सी के साथ भी 90। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन, मतलब वो एक प्लेन पे काम नहीं कर रहे, वो अलग अलग प्लेन पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर, ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे, तो ऐसे मन में सोच सकते हो एक वेक्टर आई कैप है, दूसरा जे कैप है और तीसरा के कैप है, तभी तो तीनों 90 पे हैं, और दे आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन। तो कह रहा है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू, क्या पैरेलल समझते हो? पैरेलल का मतलब इन सेम डायरेक्शन। ए वेक्टर की डायरेक्शन किसके साथ मैच करती है? मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर बी क्रॉस सी लूं, बी क्रॉस सी लूं, मेरे को एक चीज पता है कि बी क्रॉस सी करने पे जो नया वेक्टर आएगा, मान लो उसका नाम क्या है, आर वेक्टर, वो आर वेक्टर बी और सी के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो नया वेक्टर आता है वो इन दोनों के साथ एंगल क्या बनाता है? 90। और मेरा ए वेक्टर भी बी और सी के साथ एंगल क्या बना रहा है? 90। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर? ए वेक्टर आर वेक्टर के साथ जाएगा, उसे बोलते हैं पैरेलल। तो यानी कि ए वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर या ए वेक्टर पैरेलल टू बी क्रॉस सी, बात तो एक ही है, क्योंकि बी आर वेक्टर की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? बी क्रॉस सी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करने पे जो नया वेक्टर बनेगा, मान लो वो आर वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रूल है कि आर वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाता है? 90। ये बात समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रूल है? अगर ये आई ये जे, तो आंसर के आएगा, तो के कैप आई और जे के साथ एंगल 90 बनाएगा। तो आर वेक्टर इन दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा, पर हम ये देख चुके हैं कि ए वेक्टर भी 90 डिग्री बनाएगा दोनों के साथ। तो यानी कि ए वेक्टर और आर वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी। तो ए वेक्टर पैरेलल टू ए क्रॉस बी, आपका आंसर क्या आएगा इसमें? सॉरी, बी क्रॉस सी, आंसर क्या आएगा? बी क्रॉस सी। समझ में आ रहा है ये बी क्रॉस सी आंसर कैसे इसमें मार्क करना है? पॉइंट समझ में आ रहा है? बी क्रॉस सी का मतलब है दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर है। 21 में एफ वेक्टर पता है, वेलोसिटी वेक्टर पता है, पावर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पावर वेक्टर, पावर की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी पावर निकालने की, ठीक। और सिंपल क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का, ये रिपीट क्वेश्चन है एस वेक्टर का, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं है, करेक्शन करेंगे। वो क्या कह रहा है? ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, एंड ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो क्योंकि वो कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो एक काम करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 करो। क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके आपके पास P की वैल्यू आएगी, कि बी वेक्टर में P की वैल्यू पता नहीं है। तो एक काम करो यार, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जरा निकालना, P की वैल्यू निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, ट्राई करो, और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू से इक्वल टू 0 करके P निकालना, क्या आ रहा है? डॉट, क्यों नहीं? जब परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, जब पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी आंसर देता है। ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा इससे। कोफिशिएंट्स में ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है? 2, 4 एंड के है ही नहीं, तो 0। और इसके अंदर 5 माइनस पी के है ही नहीं, तो ये भी 0। तो फिर अगला स्टेप आई कैप के साथ शुरू करेंगे, 0 माइनस 0, ऐसी जे कैप के साथ 0 माइनस 0, ऐसी के कैप के साथ माइनस 2p माइनस 20 इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन को 0 करके p की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 10 आ रही होगी। चेक करो, माइनस 10 आ रही है।
को बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो p की वैल्यू -10 आ गई। आप इस वैल्यू को उठा के बी वेक्टर में पुट करें तो बी वेक्टर क्या आएगा, 5i कैप माइनस 10 j कैप। तो बी वेक्टर की वैल्यू आएगी 5i कैप प्लस 10 j कैप। तो b की वैल्यू क्या आएगी, √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। निकाल लेना, आंसर आएगा। यू हैव टू कैलकुलेट b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें? ऑप्शन मार्क कर लेना। ठीक है, कैसे करना है समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? वो वाला 20 स्टेटमेंट बोलो। सम ऑफ, हाँ ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मिस कर गया मैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। सम ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डिफरेंस क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब वो कह रहे हैं दोनों जो आंसर आएंगे वो आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री होने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। ये बहुत सही है, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट इनका 0 क्योंकि दो आपस में 90 डिग्री पे हैं। अब कुछ नहीं करना, इसको ओपन कर दो। कई लोग कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, मत लगाना, क्योंकि ए वेक्टर का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट से ओपन करना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ओपन कर दिया। इसमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है, 0। तो यहां पर क्या आएगा, cos 0। ये तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर क्या आएगा, b इंटू कॉस ऑफ 0, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है, 0। तो फिर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज आंसर। पहला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला शुरू कहां से करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कैसे शुरू करना है? और लास्ट है क्वेश्चन नंबर इस असाइनमेंट का 2। देखो 2 रेगुलर आने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कम चांस है, बहुत कम चांस है। पर आपकी काफ़ी बुक्स में गिवन है तो मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, मतलब ये मत सोचना कि ये छोड़ के मैं सोचता हूँ कि यार अब कॉमर्स की तरफ शिफ्ट ही हो जाऊँ, ऐसा नहीं। ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं पता, तो इसलिए इतना टेंस नहीं होना। पर हम इसको एक बार कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट को समझते हैं। हमने पोजीशन वेक्टर नाम की एक चीज़ की हुई थी। ये आपका पोजीशन वेक्टर है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो और मान लो ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है ये एक्स है और ये y है। तो अगर मैं इसका नाम पोजीशन वेक्टर का आर वेक्टर दूं तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कोई डाउट इसमें? तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसा हमने लिखना सीखा था। तो पोजीशन वेक्टर जब कोई बॉडी पोजीशन वेक्टर के अलोंग चल रही होती है तो एक्चुअल में वो दो कोऑर्डिनेट्स कवर कर रही होती है, एक्स भी कर रही होती है और साथ में वाई भी कर रही होती है। एक्स और वाई के साथ ये इसका रिलेशन है। करें स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली जो जर्नी है वो पोजीशन वेक्टर की तरफ जाती है। एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 5i कैप, 5 नहीं है 5i कैप है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, 5i कैप। तो u वेक्टर क्या है, 5i कैप। एंड
अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो आपको यू वेक्टर गिवन है, आपको ए वेक्टर गिवन है। तो सोचो एक पोजीशन वेक्टर के अलाउंग एक बॉडी चलती 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 जा रही है, तो साइमल्टेनियसली वो तो इकट्ठे दो कोऑर्डिनेट्स कवर करती जा रही है, एक्स भी कवर कर रही है और वाई भी कवर कर रही है, पर आपको इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज गिवन है। वो कह रहे हैं जब उसने एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया 84, उस टाइम पे क्वेश्चन है, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है ये निकालो। ठीक, पहले काम करते हैं, आप ना पहले आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेक्टर तो कभी टेढ़ा होता नहीं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आई कैन अप्लाई ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आर वेक्टर क्या होगा, u वेक्टर 5i कैप है, a वेक्टर मुझे गिवन है, तो ये आर वेक्टर आ गया। तो पहला स्टेप क्लियर है, ये x और y नहीं आया, ये आर वेक्टर आ गया। इसमें से i वाली टर्म्स को एक तरफ रखो कॉमन निकाल के, और j वाली टर्म्स को अलग रखो, तो ये i कैप वाली टर्म्स हैं और ये j कैप वाली टर्म्स हैं। ये क्या आ गया, ये आर वेक्टर आ गया। तो पहला स्टेप क्लियर है, ये x और y नहीं आया, ये आर वेक्टर है, क्योंकि बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम ओरिजिन, तो ये आर वेक्टर आ गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया, आर वेक्टर दो चीजों का बना होता है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। अब जो तो एक्स आई का कोफिशिएंट है वो तो x बन गया, और जो j का कोफिशिएंट है वो क्या बन गया, वो y बन गया। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अभी सिखाया था। ये पूरे का पूरा x बन गया, पूरे का पूरा y बन गया। मैंने ब्रैकेट में t इसलिए डाला, इसका मतलब होता है x द फंक्शन ऑफ t, मतलब x जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, x टाइम पे डिपेंडेंट है, y टाइम पे डिपेंडेंट है, इसको मैथ्स में लिखते हैं x द फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो मत लिखो, कोई बात नहीं, तुम x और t लिख दो, x और y लिख दो। तो तुमने r वेक्टर पुट किया, r वेक्टर में u वेक्टर a वेक्टर पुट किया, i वाली टर्म्स अलग, j वाली टर्म्स अलग, इसका नाम x रख दिया, इसका नाम y रख दिया। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है, x और y आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि जब x कोऑर्डिनेट 84 है, तो तुमने x के अंदर क्या पुट कर दिया, 84, 5t प्लस 3/2t स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया और तुमने टाइम निकाल लिया 6 सेकेंड। तो तुम्हें यह पता लग गया कि जब x 84 है उस टाइम समय की वैल्यू कितनी है, 6 सेकेंड। अब तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम 6 सेकेंड। तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है जब x की वैल्यू 84 है, और x 84 कब है, जब टाइम कितना है, 6 सेकेंड। तो आपको 6 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की, क्या होगी। तो तुम्हें टाइम पता लग गया 6 सेकेंड। अब बारी है वेलोसिटी की। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, dr/dt। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो v वेक्टर आता है। तो r वेक्टर तुमने ऊपर निकाल रखा है पूरे का पूरा, ये रहा r वेक्टर। इस r वेक्टर को यहाँ पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5t इज 5, इसकी डिफरेंशिएशन पुट की और पीछे i कैप एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन 2t j कैप एज इट इज। तो ये क्या आ गया, v वेक्टर आ गया। r वेक्टर को डिफरेंशिएट करके v वेक्टर आ गया। तुम्हें वेलोसिटी कब निकालनी है, जब टाइम 6 सेकेंड है, तुमने टाइम को 6 पुट किया तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तुम्हें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर से आंसर आ गया। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब रेगुलर आने वाला क्वेश्चन नहीं है और सोचना भी मुश्किल है इसमें। तो क्या किया, आपको इसमें u वेक्टर a वेक्टर पता था, आपने r वेक्टर निकाल लिया, r वेक्टर में i कैप j कैप की टर्म अलग कर ली, तुमने यहाँ से x और y निकाल लिया, x को 84 पुट करके टाइम निकाल लिया, टाइम 6 सेकेंड आ गया, r वेक्टर को डिफरेंशिएट करके v वेक्टर आ गया, इस v वेक्टर में टाइम को 6 सेकेंड पुट किया और v की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे कि क्या लॉजिक है इसमें, तो यहाँ से आंसर आएगा। तो एक जस्ट एक आइडिया है कि अगर ये बुक्स में क्वेश्चन दिख जाए तो एटलीस्ट करना कैसे, इसको आइडिया दिया गया है।